स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं शक्ति, सत्ता और वैधता के भाग 2 में। सत्ता के बारे में और वैधता के बारे में। इसका एक पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, जिसमें शक्ति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। और आज इस वीडियो में हम सत्ता और वैधता के बारे में बात करेंगे। अगर आपने शक्ति वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये पार्ट देखें। तो दोस्तों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। इसमें प्रश्नोत्तर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ही आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। सत्ता, अथॉरिटी क्या होती है? सत्ता देखिए कि शक्ति प्रत्येक जगह सही नहीं हो सकती। अनेक बार हम शक्ति के भय के कारण मजबूरी में स्वीकार करते हैं, यानी हम डर की वजह से कई बार कानूनों का पालन करते हैं, या कोई कहता है, कोई बलशाली व्यक्ति आता है ऐसा करो और हम उसका कहना मानते हैं, तो वो शक्ति उसकी वजह है। हम जो आज्ञा पालन करते हैं उसकी वजह शक्ति है, सत्ता नहीं है। तो क्या फ़र्क है शक्ति और सत्ता में? देखते हैं। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। यानी हम किसी चीज़ को सही मानकर अगर उसका पालन करें तो वो सत्ता है, और अगर हम डर और भय के कारण अगर हम उसका पालन करते हैं तो फिर वो शक्ति है। तो एक बारीक अंतर है इन दोनों में दोस्तों। और देखते हैं, जब हम किसी बलशाली के आदेश की पालना करते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन करने का जो आधार है वो शक्ति है। यानी बलशाली व्यक्ति की बात का जो हम पालन करते हैं या उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसका आधार क्या है? क्यों करते हैं हम उसकी आज्ञा का पालन? शक्ति के कारण। जबकि हम चौराहे पर अगर हम यातायात पुलिस के इशारे पर रुकते हैं तो वह सत्ता का प्रतीक है। यानी हम कुछ नियम हमें पता है कि जैसे यातायात के साधनों के लिए जो ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं, चौराहे पर हम रुकते हैं सिग्नल्स को देख के, तो वो हमें पता है कि वो जनहित के लिए, हमारी भलाई के लिए हैं, इसलिए हम रुकते हैं। न कि कोई ऐसा नहीं कि हम यहाँ से भागेंगे तो डंडे पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वो सत्ता का प्रतीक है। यानी हम उसको सही मानकर उन नियमों का, उनकी आज्ञा का पालन जो हम करते हैं वह सत्ता है। अर्थात कह सकते हैं कि शक्ति के साथ वैधता जब जुड़ जाती है तो वह सत्ता कहलाती है। यानी शक्ति एक अलग चीज़ है, उसमें वैधता जुड़ेगी। वैधता का मतलब है उसको सही ठहराना, वो सही होना। किसकी नज़र में? हम सबकी नज़र में जो सही है वह वैध है, तो तब वह सत्ता बन जाती है। यानी शक्ति प्लस वैधता बराबर सत्ता, ऐसा कह सकते हैं। सत्ता के 2 घटक होते हैं। सत्ता के घटक या तत्व पूछे तो कौन कौन से? शक्ति और वैधता। शक्ति का आधार दोस्तों भय होता है और वैधता का आधार जनहित होता है। लोगों की नज़र में लोगों के लिए सही है, तभी लोग मन से उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसका मतलब वैध है वो चीज़। वैध का मतलब देखिएगा दोस्तों सही, और अवैध मतलब गलत, है ना। तो वैधता का मतलब सही होना, नियमानुसार होना। तो वैध शक्ति ही सत्ता, ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन बन जाती है। अब तक निष्कर्ष अगर निकालें इन सब का तो वैध शक्ति ही सत्ता है। यानी पावर तो होनी चाहिए, बिना शक्ति के भी हम सत्ता नहीं कह सकते हैं। देखिए, इसमें से अगर शक्ति निकाल दोगे तो सिर्फ नियम बना दोगे तो लोग उसकी पालना नहीं करेंगे, ये भी बात है। तो सत्ता में वैधता भी होनी चाहिए और शक्ति भी होनी चाहिए, वरना एक समय के बाद वो वैधता भी असफल हो जाएगी, वह सत्ता का जो है पूर्ण रूप कायम नहीं हो पाएगा। फिर इसकी परिभाषा अनेक राजनीति विज्ञानियों ने दी है। देखते हैं क्या क्या कहा है उन्होंने। बायस्टेड ने क्या कहा कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। कि सत्ता जो है वो शक्ति के प्रयोग करने का एक संस्थागत एक अधिकार, यानी एक संस्था को एक पावर मिल जाती है, अथॉरिटी मिल जाती है कि वह उस शक्ति, उस पावर का इस्तेमाल कर सकता है। ये बायस्टेड ने कहा है। हेनरी फेयोल ने बहुत अच्छी, सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन मानी जाती है दोस्तों, वो इनकी, हेनरी फेयोल की मानी जाती है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। कि 2 चीज़ें इसमें होती है, आप आदेश दे भी सकते हो और उसकी पालना भी आपको करवानी है। और जब इसमें एक और बात नहीं थी दोस्तों, मैं आपको समझा दूँ। यानी जब आपके आदेशों की पालना करवाने की शक्ति है और कोई आदेशों की पालना नहीं करे तो आप उसे दंड दे सकते हो।
तो दंड जब दोगे तो इसका मतलब आप शक्ति का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए शक्ति प्लस वैधता बराबर सत्ता। तो हेनरी फेयोल ने यही कहा है कि यह आदेश देने का अधिकार है और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। फिर शक्ति और सत्ता में क्या संबंध देखते हैं। शक्ति का वैधानिक रूप ही सत्ता है, यानी शक्ति को जब वैधानिक या वैधता मिल जाती है तो वह सत्ता बन जाती है। शक्ति को दीर्घकालीन बनाने के लिए शक्ति का सत्ता में परिवर्तन जरूरी है। यानी कोई एक बलशाली राजा है दोस्तों, एक कहानी के रूप में मैं आपको समझा दूँ छोटी सी, कि अगर मान लीजिएगा कोई निरंकुश राजतंत्र है, राजा बहुत खूंखार है, ठीक है ना, बहुत ही कहें कि दयाहीन है, लोगों पर अत्याचार करता है, तो शक्ति के बलबूते पे अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकता। जब भी उसकी शक्ति क्षीण होगी वह राज्य, वह सत्ता समाप्त हो जाएगी। तो शक्ति को अगर दीर्घकालीन बनाने के लिए, यानी लंबे समय तक वह चाहता है कि उसकी सत्ता रहे, तो उस शक्ति को किस में बदलना जरूरी है, सत्ता में। और शक्ति को सत्ता में बदलने के लिए क्या उसमें जोड़ना पड़ेगा, वैधता। क्या जोड़ना पड़ेगा, वैधता उसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो प्रत्येक प्रकार की शक्ति सत्ता नहीं है, यानी जो शक्ति है वो सत्ता नहीं है, लेकिन जो जब सत्ता होती है तो उसमें शक्ति भी होती है। क्योंकि फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, सत्ता में दोनों चीज़ें होती हैं, शक्ति और वैधता। यानी जब जब सत्ता की बात करते हैं इसका मतलब उसमें शक्ति तो है ही, प्लस वैधता भी है। लेकिन जब शक्ति की बात करें तो जरूरी नहीं कि उसमें सत्ता हो हर बार। फिर अब ये सत्ता का समझ में तो आ गया कि जो हम आज्ञा का पालन करते हैं वैध हो, तो सत्ता का पालन क्यों करते हैं हम लोग, किस आधार पर करते हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें आज्ञा का पालन करवाना सिखाती हैं। तो जो पहला आधार है दोस्तों वो है विश्वास। किसका विश्वास, अधीनस्थों का सत्ताधारी के प्रति, जैसे जनता का शासक के प्रति, है ना, सरकार के प्रति विश्वास होना चाहिए कि ये जो नियम लागू कर रहे हैं, ये जो आज्ञा दे रहे हैं, हम इनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वो सही हैं, ऐसा विश्वास होना जरूरी है। जितना विश्वास गहरा होगा आदेशों की पालना उतनी आसानी से होगी और उतनी ही उच्च लेवल की पालना होगी। तो पहला जो सत्ता पालन का आधार है वो है विश्वास। किसका विश्वास, जनता का विश्वास, अधीनस्थों का विश्वास सत्ताधारियों के प्रति। फिर एक रूपता, सत्ता पालन में जो नियम है वो एक जैसे होने चाहिए, जो आदेश है वो एक जैसे होने चाहिए, यानी विचार और आदर्श जो हैं वो एक समान होने चाहिए हर स्तर पर, ताकि जनता में, लोगों में कन्फ्यूज़न ना हो और वो इजीली उन चीज़ों को फॉलो कर सकें। इसीलिए इन सब चीज़ों की एक रूपता के लिए राज व्यवस्थाएं क्या करती है, विचारधाराओं का सहारा लेती है, जैसे समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद। ये क्या करते हैं, एक विचारधारा, ताकि उसमें एक रूपता हो, उसको लागू करते हैं, उसी के अनुरूप व्यवस्था को लागू करने की कोशिश करते हैं, उसी के अनुरूप उस व्यवस्था को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को पता चल जाता है कि जिस रास्ते पे जा रहे हैं हम कहाँ पहुँचेंगे, और फिर वो आसानी से उन आदेशों, उन नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं। तो विश्वास और एक रूपता। फिर देखिए लोकहित। लोकहित को हम जनहित बोल सकते हैं, जनता का हित बोल सकते हैं, या आम लोगों के हित की बात हो, यानी जो कानून बने उस कानून का आधार क्या हो, जनता की भलाई की बात हो, उसमें जनता के लिए शुभ हो वो, तो ही लोग आसानी से उसका पालन करेंगे। जैसे आपने बना दिया नियम कि भी रात को 10 बजे के बाद डीजे साउंड नहीं बजाना है, तो लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये हमारी शांति और सुकून के लिए है ना, ये लोकहित के लिए हैं, इसमें लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो फिर वो आसानी से उस नियम की पालना करेंगे। जैसे 10 बजेंगे लोग डीजे साउंड बंद कर देते हैं। और देखते हैं यातायात के नियम। यातायात के नियम भी हमारी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, हमारी आसानी के लिए बनाए गए हैं, ताकि हमारा जीवन सुलभ हो, आसानी पूर्वक हो, दुर्घटनाएं नहीं हो। तो जब ऐसे हो लोकहित के आधार पर कानून बने, आज्ञा या आदेश जारी हो, तो लोग उसका आसानी से पालन करते हैं। फिर देखिए सत्ता पालन का अगला जो आधार है वो दबाव, यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसके पालन के लिए दबाव और शक्ति ही सही संभव है, यानी उसके लिए दबाव और शक्ति जरूरी है। बिना दबाव, बिना शक्ति के कभी भी वो कार्य होता नहीं। जैसे कि अगर भ्रष्टाचार के लिए आप नैतिकता की बातें करें कि भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, है ना,
या ऐसे कोई और कानून, तो समाज में बहुत जो क्राइम बहुत बड़ा चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए दबाव ज़रूरी, यानी कठोर और सख्ती भी ज़रूरी है, तब जाके वो बातें, उन आज्ञाओं का पालन होगा। तो ये हैं दोस्तों सत्ता पालन के आधार। अब हम चर्चा कर लेते हैं सत्ता के रूप कौन कौन से हैं। तो सत्ता के रूप अनेक होते हैं, कानूनी सत्ता, है ना, राजनीतिक सत्ता। तो लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार हमें यहाँ पे करना है। तो मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता क्या है, देखिए कितने प्रकार की होती है। तो इन्होंने 3 प्रकार बताए दोस्तों। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए। कौन कौन सा? परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता में आधार क्या है? आधार हैं परंपराएं, इतिहास, प्रथाएं, यानी जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं परिवार में चली आ रही हैं, समाज में चली आ रही है, इसमें तर्क और बुद्धि संगतता का अभाव, यानी आप इसमें तर्क नहीं कर सकते हो कि ये बात हम क्यों माने, इसका आधार यही है, यही होता है और ऐसा ही होगा। तो इसका उदाहरण क्या? हमारे घर में जो वृद्धजनों की सत्ता है, तो वह पारंपरिक या परंपरागत सत्ता का उदाहरण है। तो इसमें आप बुद्धि या तर्क नहीं कर सकते हो कि बूढ़े लोग ही उनके पास क्यों सत्ता रहेगी, परिवार का हर निर्णय वही क्यों करेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ऐसी परंपराएं चली आ रही है कि हमारे परिवार में जो सबसे वयोवृद्ध होता है वह सत्ता का प्रतीक है। तो ये परंपरागत सत्ता में मैक्स वेबर ने इनको रखा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारी फैमिली मेम्बर में देख सकते हो। और इसका जो आधार है दोस्तों, ध्यान रखना, परंपराएं। और इसमें देखिए, हालांकि ये पॉइंट हो गया है, इसमें सत्ता के आज्ञा पालन का जो तर्क के बजाय, यानी तर्क नहीं करोगे आप, इसके बजाय क्या, हम रीति रिवाजों के आधार पर। कौन से रीति रिवाज? जो समाज में, परिवार में प्रचलित हैं। फिर जो दूसरा रूप उन्होंने बताया है सत्ता का, करिश्माई सत्ता। इसमें देखिए, यह करिश्माई सत्ता जो डिपेंड करती है वो व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करती है, चमत्कार पर निर्भर करती है, व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। इसका जो आधार है लोगों की भावनाएं हैं, भावना के आधार पर लोग जुड़ जाते हैं। और जो व्यक्ति वो कहता है उसका व्यक्तित्व इतना बड़ा होता है कि उसके पास कोई पावर नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो कहता है, हजारों की तादाद में लोग उसके लिए सड़कों पे आ जाते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है महात्मा गांधी, है ना। ऐसे दुनिया में और भी है, हर देश में कोई न कोई ऐसे चमत्कारिक नेता। आप अन्ना हजारे को भी इसमें जोड़ सकते हो कि लोकपाल आंदोलन को लेके देखिए, हजारों की तादाद में लोग उनके समर्थन में उतरे थे। तो ऐसे उदाहरण हमारे सामने बहुत सारे हैं करिश्माई सत्ता। तो इसमें देखिए जो आधार है वो भावनाएं हैं। इसमें उनके पास में लीगल कोई पावर नहीं है, उनके पास कोई शक्ति नहीं है। तो ये कहलाती करिश्माई सत्ता। फिर देखिए कानूनी या तर्क संगत सत्ता। कानूनी का मतलब होता है लीगल, मतलब जो इसका अगर आधार देखें तो पद होता है, व्यक्तित्व नहीं है। हालांकि व्यक्तित्व डिपेंड करता है कि, इसको पहले समझ लेते हैं फिर मैं बताता हूँ कि व्यक्तित्व अच्छा हो तो और कितना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर देखिए प्रधानमंत्री। तो कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठता है वह पद धारण करता है, तो जब उसके पास जो सत्ता होती है वो कानूनी सत्ता कहलाती है। यह तर्क संगत है, तर्क होता है उसके पीछे कि इन्होंने ये पद धारण किया इसलिए ये सत्ताधारी है। जैसे प्रधानमंत्री, जिला कलेक्टर, शिक्षक, है ना। तो वर्तमान में सत्ता का यही रूप ज़्यादा प्रचलित है। देखिए मान लीजिएगा आज कोई जिले का जिला कलेक्टर है, तो आज उस जिले में जब वो पद पर है तो कोई भी नियम जारी करता है तो पूरे जिले पर लागू होता है। अब मान लो वह चला गया, ट्रांसफ़र हो गया, क्या अब वह उस जिले के लिए कोई नियम बना के लागू कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो वो जो उसके पास सत्ता थी वो उस पद की वजह से थी। हाँ, ये अच्छी बात है कि अगर व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो, जैसे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भी अंतर आता है। किसी का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, जैसे इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमान नरेंद्र मोदी, तो इनके व्यक्तित्व बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी है। ये लोग जनता से सीधे कनेक्ट होते हैं, तो फिर ये जो रिजल्ट देते हैं वो कुछ और ही होते हैं, कितने बेहतरीन होते हैं, देख सकते हैं हम। तो ये व्यक्तित्व जो है अगर अच्छा हो तो और अच्छा रिजल्ट वो दे सकते हैं। तो फिर मैक्स वेबर ने कहा कि मैंने ये जो 3 रूप बताएं इनमें से आप किसी भी प्रकार की जो शुद्ध सत्ता है वो आपको देखने को नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि यही सत्ता समाज में, है ना, शुद्ध रूप में उसने मना कर दिया कि ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा वर्गीकरण है, ये 3 रूप में देखता हूँ, लेकिन समाज में मिला जुला रूप। जैसे कि इस आधार पर कानूनी आप देखोगे सिर्फ पद के आधार पर रिजल्ट नहीं मिलते हैं, व्यक्तित्व भी होता है। परंपरागत में आप जाओगे तो उसमें और भी फैक्टर होते हैं। तो उन्होंने वर्गीकरण तो कर दिया, लेकिन आज के समाज में ऐसा शुद्ध रूप देखने को नहीं मिलता है। फिर देखिए सभ्य समाज में सत्ता पर जो सीमाएं हैं, अगर ये सत्ता पर सीमाएं नहीं हो तो सत्ता कैसी निरंकुश हो जाएगी।
मनमानी करेंगे, मनमाने नियम बनाने लग जाएंगे, व्याख्या करेंगे अपने हिसाब से, तो उस पर कौन सी प्रतिबंध होते हैं जो सत्ता पर लगाम लगाते हैं, जो बाउंडेशन उसके लिए? तो पहला है संवैधानिक कानून, यानी संविधान। संविधान में जो कानून दे रखे हैं, संविधान के अनुसार जो चीज़ें हैं सही, उसको सत्ता उसके खिलाफ नहीं जा सकती, उसके खिलाफ कोई आदेश जारी नहीं कर सकती। हर देश की संस्कृति होती है और उस संस्कृति के खिलाफ सत्ता आदेश जारी नहीं कर सकती है। मूल्य होते हैं कुछ, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, उन मूल्यों के खिलाफ भी सत्ता को जाने या उसके खिलाफ आदेश जारी करने का हक नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो जनता में रोष उत्पन्न हो जाता है, तो जनता विद्रोह कर सकती है। तो ये बाउंडेशन है और ये हमेशा सभ्य समाज के गुण है ना। परंपराएं, कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जिनका उल्लंघन सत्ता नहीं करती है, ना वो करना चाहती है। उन्हें पता अगर इन सीमाओं का उल्लंघन करेंगे तो इसका परिणाम गंभीर होगा। अनेक देशों में आपने देखा होगा विद्रोह होते हैं, क्रांति होती है, तख्ता पलट हो जाते हैं दोस्तों, सत्ता बदल जाती है। तो सत्ता क्यों बदलती? क्योंकि उन्होंने इन सीमाओं का उल्लंघन कहीं ना कहीं वो करते हैं। वो लोगों की समझ को समझ नहीं पाते हैं, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते हैं। और नैतिक अवधारणाएँ और नैतिक बातें, जैसे भ्रष्टाचार को अगर वो बढ़ावा देंगे, भ्रष्टाचार खूब हो रहा है ना, तो फिर वो क्या होगा, उस सत्ता को लोग परिवर्तित कर देते हैं। फिर देखिए दोस्तों, वैधता के बारे में चर्चा करते हैं हम। तो ये तो था सत्ता। दोस्तों मैं ये नोट्स पूरा चैप्टर पढ़कर बहुत संक्षिप्त कीवर्ड्स में मैं नोट्स तैयार करता हूँ आपके लिए, ताकि आपको कम से कम शब्दों में पूरा मैटर समझ में आ जाए। तो आप इसको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद ये नोट्स आप कहीं अपनी नोटबुक बनाएं, उसमें लिखिए आप, और फिर आप बुक को भी पढ़िए। तो इससे आपका जो चैप्टर है बहुत इजी हो जाएगा। मैं दावा नहीं करता दोस्तों कभी भी, लेकिन फिर भी ऐसा विश्वास है कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी उस चैप्टर को समझने की। आप चीज़ों को समझिए, रटना बंद कर दीजिएगा। रटने में जाओगे तो फंस जाओगे। तो रटना नहीं है, आपको समझना है कि सत्ता क्या है, शक्ति क्या है, या जो भी अवधारणा है, न्याय क्या है ना, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो आप इन्हें समझिए। समझने के बाद आपको टफ नहीं लगता है कि बहुत इजी चीज़ें हैं, ऐसा लग रहा है एक स्टोरी के जैसे लेते जा रहे हैं। मैक्स वेबर ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, ये चीज़ क्या है ना, ऐसे समझिए। और ये दैनिक जीवन से भी चीज़ें जुड़ी हुई है। हम एक सभ्य समाज के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते ये अवधारणा, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब हम राजनीति विज्ञान से संबंधित बन जाते हैं तब तो बेहद ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए, बीच में ये कुछ मैंने मेरे विचार रखे हैं आपके लिए। वैधता, लेजिटिमेसी देखिए क्या होती है इस शब्द की, यानी लेजिटिमेसी शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के लेजिटिमस से हुई है, जिसका अर्थ है लॉफुल। लॉफुल का मतलब होता है वैधानिक या कानूनी, यानी कानून की नज़र में सही, यानी जो सही है, कानून के अनुसार सही है वो वैध है, जो कानून के हिसाब से सही नहीं है वो वैध नहीं है। तो शासन की वैधता का आधार क्या है, यानी कौन सा शासन कैसे, किस आधार पर उसको सही ठहराया जाता है, किस काल में किस राजनीतिक जो विद्वान थे उन्होंने किस आधार पर सही ठहराया, वो देख लेते हैं। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत दिया था दोस्तों। इस पर एक जो सबसे पहला मेरा वीडियो है दोस्तों, वो इसी पे फोकस्ड है, हमारा जो फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत में कहा था, उसने समाज को 3 वर्गों में बांटा, बड़े बड़े 3 गुण के आधार पर, कि हर ग्रुप का एक गुण होता है, वो आत्मा का एक गुण है, और उस गुण के आधार पर व्यक्ति के कर्तव्य फिक्स हो जाते हैं और वो काम करना चाहिए, और हर वर्ग अपना काम कर लेगा तो न्याय स्थापित हो जाता है। सिंपल सी बात कही थी प्लेटो महोदय ने। तो उन्होंने कहा कि जब ऐसा करेंगे तो एक शासक वर्ग होता है, वह अपना कर्तव्य पूरा करेगा, जो उसके कर्तव्य हैं तो उसको, यानी न्याय स्थापित कर देगा, तो वह शासन वैध है, वह कानून की नज़र में सही है, जनता के लिए मान्य है। तो ये वैधता प्रदान कर देते हैं। तो प्लेटो शासन को वैधता कब देते हैं, जब वह न्याय सिद्धांत की पालना करते हैं। न्याय सिद्धांत मतलब अपने कर्तव्यों का पालन। अरस्तु ने ठीक ऐसा ही कहा था। अरस्तु ने कहा संवैधानिक शासन हो, यानी शासन जो है संविधान के अनुसार हो, मनमाना शासन नहीं हो, लिखित नियमों के अनुसार जब शासन चले तो वह वैध हो, सभी लोगों के लिए बराबर हो, तो वह शासन
संवैधानिक शासन कहलाता है, जो संविधान के अनुसार हो। तो अगर संवैधानिक शासन है तो वह वैधता है, वैधता रखता है वो। भारतीय विचारकों ने क्या कहा है, मनु ने, कौटिल्य ने, शुक्र ने, है ना, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इनकी सब की बातों ने एक ही बात है कि जो शासन है वह उसका उद्देश्य प्रजा पालन होना चाहिए, जन कल्याण होना चाहिए, जनता की भलाई के लिए शासन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह शासन वैधता रखता है, वह वैध है वह शासन। तो यह मतलब कौन सा शासन कब वैध है या नहीं है, किस आधार पर इन्होंने सही ठहराया, मैं वो आधार आपके सामने रख रहा हूँ हर विचारकों का, कि उन्होंने किस आधार पर किसी शासन को सही ठहराया और किस शासन को नकार दिया कि नहीं नहीं ये सही नहीं, ये गलत है। तो सही और गलत किस आधार पर ठहराया, वो आधार आपके सामने मैं रख रहा हूँ। मध्यकाल में यूरोप में क्या होता था दोस्तों, कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत प्रचलित था। क्या था ये सिद्धांत, मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि बात उठी कि राज्य उत्पन्न कैसे हुआ, हम राज्य की बातों को क्यों माने, राज्य के बनाए गए कानूनों का पालन हम क्यों करें। तो ऐसे में एक समूह निकल के आता है और वो ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति तो दैवीय सिद्धांत दिया था कि देवताओं ने की है। राज्य को किसने बनाया है, देवताओं ने बनाया, यानी राजा को देवताओं ने भेजा। धरती पर जो राजा है वो ईश्वर का अवतरण है, उनका प्रतिनिधि हैं। तो ईश्वर का प्रतिनिधि है तो आपको ईश्वर को ऊपर जाके जवाब देना है, इसलिए आपको राजा के जो भी आदेश हैं उनकी पालना आपको करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप पाप के भागी हो। यानी एक तरीके से धर्म का इस्तेमाल किया गया था शासन को वैध बनाने के लिए। और हंसी तो तब आती है दोस्तों कि लोग इतने धर्मांध थे, धर्म में इतने अंधे थे। मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ कि इतना अन्याय होता था धर्म के नाम पर। मध्यकाल में लोग धर्मांध थे कि राजा और धर्म के नाम पे टैक्स लगाते थे। लोगों को कहते कि आपने इतने इतने ज़िंदगी में पाप किए हैं और ये पाप पत्र है, मतलब रुपए में, जैसे मान लो 20 रुपये का पाप पत्र बनाया, तो जनता दिन भर मजदूरी करते और शाम को जाते राजा के पास में कि हमें ये दीजिएगा। पोप के पास में जाते और वो 20 रुपये का मान लो पाप पत्र खरीदा, तो उसमें वो पता है क्या कहते थे कि आपके जीवन में जितने भी पाप किए 20 रुपये के पाप कम हो गए। तो कितनी धर्मांधता थी, यानी धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था दोस्तों, विवेक को साइड में रख दिया जाता था। तो ये था मध्यकाल में राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत कि राज्य को देवताओं ने बनाया है, इसलिए हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और अगर आप देवताओं का जो प्रतिनिधि है राजा, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो आप पाप के भागी हो और आपको ऊपर इसका दंड भुगतना पड़ेगा। तो ये था राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। हॉब्स लॉ रूसो ने फिर इसका खंडन किया मध्यकाल की बात का। किसका, इस सिद्धांत का, कि नहीं नहीं देवताओं ने नहीं बनाया है। हॉब्स लॉ रूसो तीनों सामाजिक समझौता सिद्धांतवादी कहलाते हैं ये। इन्होंने कहा कि राज्य जो है वो लोगों की सहमति से बना है, तो राज्य जो कानून बनाएगा वो भी लोगों की सहमति से होना चाहिए। यानी लोग जब स्वीकृति दें वही ऐसे ही कानून बने चाहिए और वही कानून राज्य लागू करें। और अगर ऐसा नहीं करें तो लोग उन कानूनों का पालन करने हेतु बाध्य भी नहीं हैं। तो इन्होंने क्या बता दिया वैधता का आधार, कि लोग सहमति दें, लोगों की सहमति जरूरी है तभी वो वैध हैं। और आज के दौर में अगर देखें इन सबको विचारों को समेटते हुए आधुनिक युग में जनता की सहभागिता, जिसको अगर मैं एक शब्द में कहूँ प्रजातंत्र या लोकतंत्र, यानी वैधता का प्रमाण माना जाता है। तो ये थे वैधता के आधार। फिर देखिए वैधता शब्द उस कारण की तरफ इशारा करता है जिसकी वजह से हम किसी सत्ता को स्वीकार करते हैं, यानी हम सहमति देते हैं, वह कारण है जिस कारण से हम वैधता को स्वीकार कर देते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है, ये सही है, वह वैधता है। फिर देखिए वैधता को सहमति देने के साधन या राज्य के लिए वैधता प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, यानी या तो हम सहमति दे रहे हैं या राज्य सहमति प्राप्त कर रहा है, तो वो साधन कौन कौन से, किससे ये सहमति ली और दी जाती है। तो उसके लिए देखिएगा ये साधन है दोस्तों, मतदान करवाया जाता है। तो जब चुनी हुई सरकार आती तो वो निर्णय लेती तो वो ये कहते हैं कि हमें जनमत या बहुमत प्राप्त है, जनता ने हमें जनादेश दिया है, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं, हम जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा हर कार्य किया गया वैध है ना। तो मतदान, जनमत, जो जनता की जो राय होती है उसके अनुसार कार्य करना, संचार के साधन, आज टीवी है ना, टेलीफोन, ये
जितने भी सोशल मीडिया हैं, अखबार, ये सारे जनसंचार के साधन हैं। इसमें जो जनता की राय हैं तो उस पर भी वैधता मिल जाती है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र के नाम से राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखते हुए जो कार्य किया जाता है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल दे दूँ, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि अभी आपने देखा होगा हाल ही में भारत की संसद ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई। पाकिस्तान ने वो मुद्दा यूएनओ में उठाया और दुनिया में अनेक मंचों पर उठाने की कोशिश की। चाइना ने भी दबे स्वर में ये आवाज़ उठाई थी। तो भारत ने एक बात कही थी कि हमें स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, भारत की जनता चाहती है कि धारा 370 हट जाए। देखिए उनके शब्दों को समझिए, भारत की जनता चाह रही है कि धारा 370 हट जाए, इसलिए हमने हटाई है। तो वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये कार्य किया है। क्या है ये कार्य? यह वैध है। क्यों वैध है? क्योंकि हमें जनता की सहमति प्राप्त है, इसलिए ये वैध है। तो वैधता यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों। फिर देखिए टी.एच. ग्रीन ने क्या कहा कि इच्छा, बिल्कुल क्या इच्छा, न कि बल राज्य का आधार है। कि राज्य का जो आधार है वो बल नहीं है, बल्कि इच्छा। किसकी इच्छा? लोगों की इच्छा। टी.एच. ग्रीन ने ये कहने की कोशिश की है। तो ये भी कहीं ना कहीं वैधता के लिए ही विचार हैं। फिर देखिए दोस्तों वैधता, अब इसमें देखिए क्या होता है, शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी है ये। वैधता से शक्ति को स्थायित्व मिल जाता है और वैधता द्वारा जनमत, यानी लोग, यहाँ जनमत का मतलब लोग हैं, ठीक है ना, शक्ति को स्वीकार करते हैं। यानी जनता हामी दे देते हैं, हामी भर देते हैं कि ठीक है ये शक्ति हमें स्वीकार है और हम इसके आदेशों की पालना करेंगे। तो ये कौन, उसको कवर कौन करता है? ये वैधता करती है। फिर देखिए शासन जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने दिखाया है, यहाँ शक्ति और इसके आधार पर। एक अधिनायकवाद है या अधिनायक तंत्र है, वो किसका सहारा लेके अपने शासन को चलाता है? शक्ति या बल। और उसका आधार क्या होता है? डर या भय। लोगों में डर पैदा किया जाता है, शक्ति के बलबूते पे वो शासन चलाया जाता है। लोकतंत्र में सहमति से, और फिर इसकी वजह से क्या हो जाता है? उसको वैधता मिल जाती है, यानी वैधता के बलबूते पे शासन चलाया जाता है। और कितनी आसानी से, मान लो चुनाव होता है, कोई दल हार जाता, कोई दल जीत जाता, सत्ता परिवर्तन हो जाता है। तो ये वैधता का ही नतीजा है दोस्तों कि इतनी आसानी से ही चीज़ें बदल जाती है और जो लोगों की भावनाएं हैं उसके अनुरूप चीज़ें होती हैं। तो कोई चुनी हुई सरकार, मान लो कोई चुनाव होता है, उसके बावजूद भी वो नहीं माने, कहेंगे नहीं नहीं हम तो नहीं मानेंगे। पाकिस्तान में होता है ना जैसे, या कई देशों में तख्ता पलट हो जाता है, चुनी हुई सरकारों को हटा के जो है सैनिक शासन लागू हो जाता है। तो उनके पास पता है क्या नहीं होता है? वैधता नहीं होती है। फिर वो शक्ति और बल बूते पे या बल के कारण वो अपनी सत्ता को बना के रखते हैं। फिर देखिए दोस्तों, हर देश की अपनी राजनीतिक व्यवस्था होती है जो समय व परिस्थितियों के अनुसार खुद को नहीं बदलती है, तो उनकी वैधता समाप्त हो जाती है। जैसे इसका मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा। फिर इसका परिणाम क्या होता है पहले वो देख लीजिएगा। क्रांति होती है, संघर्ष होता है, तख्ता पलट। कब? जब मान लो कई सालों से एक शासन है, जैसे प्राचीन काल में राजतंत्र थे, वो क्यों समाप्त हो गए? उन्होंने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला था, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाला नहीं था। फिर देखिए 1917 में सोवियत संघ रूस की स्थापना होती है, साम्यवादी क्रांति होती है। फिर 1991 में उसका विघटन हो जाता है। तो क्यों हुआ उस विघटन? उसका साम्यवादी विचारधारा जो है वो क्यों एक तरीके से खंडित हो गई? उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल ही नहीं पाए दोस्तों वो। तो इसीलिए जो देश या जो सत्ता या शासन समय और परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते, तो वहाँ क्रांति होती है, संघर्ष होते हैं और वहाँ तख्ता पलट हो जाते हैं। तो वैधता के लिए जरूरी है कि हर शासन व्यवस्था समय और परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलें। फिर देखिए, शक्ति के बिना समाज में शांति, व्यवस्था, न्याय, खुशहाली की स्थापना संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वैधता से काम चल जाएगा, शक्ति को छोड़ दीजिएगा, शक्ति बुरा तत्व है, ठीक है ना? नहीं, शक्ति की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शक्ति के बिना हम क्या नहीं कर पाएंगे? समाज में शांति स्थापित नहीं होगी, व्यवस्था कायम नहीं होगी, न्याय स्थापित नहीं हो पाएगा, खुशहाली नहीं होगी, क्योंकि फिर चोर, लुटेरे, डाकू ये भी होंगे, अपराध होंगे। तो उनको, अपराध को दबाने के लिए तो शक्ति चाहिए दोस्तों, और बिना शक्ति के अपराध को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन शक्ति वहाँ ज़्यादा सफल होती है जहाँ वैधता प्राप्त कर लें। लेकिन शक्ति, केवल शक्ति की बात नहीं करेंगे, शक्ति जब वैधता प्राप्त कर लेती है तो वह ज़्यादा सफल होगी। बात ये है, जैसे समाज है, समाज के लिए दोनों पूरक है। कौन? वैधता भी जरूरी है और शक्ति भी जरूरी है, ठीक है ना? फिर देखिए इसका मतलब हमने जो शुरू में दिया था, वैध शक्ति ही सत्ता है, फिर से यही बात
आती हैं। अब मेरे ख्याल से आपको दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सत्ती नंगी तलवार हैं तो सत्ता उसका म्यान में रखी तलवार है। यानी देखिए, अगर आप खुली तलवार रखोगे तो लोगों में भय रहेगा, आपको जब ज़रूरत पड़े उसको म्यान में से निकाल दीजिएगा। तो सत्ता म्यान है, उसमें तलवार रखना ज़रूरी है। लोगों को पता रहे कि इसके अंदर तलवार है, लेकिन हर पल आपको तलवार का सहारा भी नहीं लेना पड़े। तो इस तरीके से ये एक उदाहरण के तौर पर है। राज्य को वैधता प्राप्त होने पर नागरिक आज्ञा पालन को अपना कर्तव्य मानते हैं कि जब वैधता प्राप्त कर लेता है राज्य, तो नागरिक अपना कर्तव्य मानते हैं कि नहीं, ये सरकार हमारी है और ये जो भी आदेश देती है, जो भी नियम बनाते हैं, जो भी कानून बनाते हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। इस प्रकार से वो अपना कर्तव्य मानते हैं तो वो वैधता हो जाती है और वो राज्य बहुत सफल होता है दोस्तों। अब हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आप साथ ही साथ उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ये चैप्टर मैंने आपके सामने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है दोस्तों। मैं कभी भी दावा नहीं करता हूँ दोस्तों कि मैं जो बता रहा हूँ या मैं ही दुनिया में सबसे इजीली तरीके से मैं ही बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे टीचर्स हैं और आजकल ऑनलाइन स्टडी का एक चल रहा है ट्रेंड, तो उनमें मैं भी हूँ जो एक कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे विचार या मेरा जो तरीका वो मैं आपके सामने रखूँ। तो कोशिश ये है कि मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, यही मैं भी मानता हूँ। तो इस मानने के नाते मैं चाह रहा हूँ कि अगर अच्छे से समझ में आए तो आप इन प्रश्नों के उत्तर आप देने की कोशिश कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप दे पाएंगे दोस्तों। एक कथन है, इच्छा न कि बल राज्य का आधार है। ये कथन किसका है दोस्तों? ये उत्तर आपको देना है। इच्छा न कि बल राज्य का आधार है, ये कथन किसका है? T.H. ग्रीन। आप भी उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों मेरे साथ साथ। T.H. ग्रीन महोदय ने ये कथन कहा था। सत्ता पालन के आधार कौन कौन से हैं? सत्ता पालन के आधार कौन कौन से हैं? यानी हम सत्ता का पालन क्यों करते हैं, क्यों करेंगे लोग सत्ता के आदेशों की पालना? तो वो आधार आपको बताने हैं दोस्तों। वो आधार हैं, बिल्कुल आप भी बोलिएगा दोस्तों, विश्वास, एकरूपता, लोकहित और दबाव। ये हैं सत्ता पालन के आधार। फिर अगला जो क्वेश्चन है, वैधता को प्राप्त करने के साधन कौन कौन से हैं दोस्तों? यानी राज्य वैधता को कैसे प्राप्त करता है, यानी जनता वैधता कैसे प्रदान करती है राज्य को? मतदान के द्वारा, जनमत संग्रह, संचार के साधन, राष्ट्रवाद। आखिरी प्रश्न, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कौन कौन से रूप हैं? बिल्कुल 3 रूप बताए थे, आप कोशिश कीजिएगा उन तीनों रूपों को बोलने की। परंपरागत सत्ता, यानी घर के बड़े बुजुर्गों की जो सत्ता है वो। करिश्माई सत्ता, जिसमें लोग भावनाओं के आधार पर, कोई व्यक्ति विशेष होता है जिसमें बहुत चमत्कारी गुण होते हैं और लोग उसके आदेशों पर सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो करिश्माई सत्ता कहलाती हैं। गांधी जी इसका एग्जाम्पल हैं। और कानूनी सत्ता, इसका आधार पद हैं, प्रधानमंत्री, जिला कलेक्टर, शिक्षक, और वर्तमान में यही एक रूप है। और इन्होंने कहा था कि शुद्ध रूप में कोई भी सत्ता का विशेष रूप नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो आप लाइक कीजिए इसे, कमेंट में भी बता सकते हो आप कैसा लगा, और कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जवाब दूंगा। और कई सारे दोस्तों कमेंट करें कि उसका बताइए, उसका बताइए, तो दोस्तों मैंने वो टॉपिक पढ़ा है नहीं, तो वो तो बिल्कुल ही आपको समझ नहीं आया। तो मैं एक एक कमेंट करने से वो आपको समझ में थोड़ी ना आएगा। तो कोशिश कीजिए जो वीडियो मैंने बना लिया है वो आप देखिए, उसमें से समझ में नहीं आए फिर आप अपना प्रश्न रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, मैं कोशिश करूँगा, उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रहे दोस्तों, ऐसा हुआ है आप, तो मैं आपको वो ऐसा नहीं झिड़का नहीं रहा हूँ कि आप प्रश्न नहीं पूछें, लेकिन जो वीडियो आपने देखा है उससे रिलेटेड अगर कुछ आपको समझ नहीं आए तब आप क्वेश्चन कीजिएगा। हाँ, आप दे सकते हो रेफरेंस कि सर इस टॉपिक पे आप पहले वीडियो बना लीजिएगा, मैं बना लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश मेरी यही है कि आपकी डिमांड के अनुसार मैं बनाऊँ। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सबका, पूरा वीडियो देखा, पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत आभार आपका।